हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी भी वायर के अंदर करंट पास करेगा तो उसके नज़दीक में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स। तो इस यूनिट के स्टार्ट में हमने कहा था कि हम इस के अंदर दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट ये था बेटा कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। एक तो है बायोट-सेवर्ट्स लॉ और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है, जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो हमें ये पढ़ना है कि उसके नियर बाई अगर कोई मूविंग चार्ज हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इट मीन उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो अब हमें, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये लिया है कि किसी वायर में से करंट पास हो रहा है, उसके नियर बाई, उसके पड़ोस में जब एक क्यू चार्ज रखता हूँ, अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आती है, 0। ये कूलम्ब्स लॉ से भी सही बैठता है, क्योंकि कोई भी वायर है वो अगर कोई पोर्शन लोगे तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज 0 है। तो कूलम्ब्स लॉ भी यही कहता है, Q1 Q2 ये 0 आ गई नेट फोर्स। ठीक है, अब ये देखा गया कि उस वायर में से करंट पास हो रहा था, नियर बाई जो चार्ज था पहले जो आपने रेस्ट पर रखा था, अब आपने उसको मूव करवाया। जैसे ही वो चार्ज मूव करना स्टार्ट हुआ तो हमें ये देखने को मिला कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट। अब यहाँ से ये देखा गया कि अगर कूलम्ब्स फोर्स होती तो यहाँ पर भी 0 होनी थी, क्योंकि इस केस में क्या है बेटा, नेट चार्ज यहाँ पर अब भी कितना है, 0। इट मीन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो एक नई टाइप की फोर्स है। तो उस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए आप टॉपिक, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कंसिडर ए क्यू चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी से, और किसके अंदर मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b मैग्नेटिक फील्ड है, b मैग्नेटिक फील्ड में वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और v और b के बीच का एंगल कितना लग रहा है बेटा, v और b के बीच का एंगल है थीटा। तो जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, जैसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करवाया आपने तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी उसके कारण वो चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो फोर्स किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है वो फोर्स डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये है बेटा प्रैक्टिकल फैक्ट। जैसे अब चार्ज की वैल्यू को चेंज किया गया, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा सेम रखे, और उसके बाद हमने चार्ज की वैल्यू को क्या किया, जैसे इंक्रीज़ किया। इनिशियली सपोज करो मैंने 2 कूलाम का चार्ज रखा, फिर 4 कूलाम का, तो ये पाया गया कि फोर्स हर बार इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे हम किसको बढ़ा रहे थे, चार्ज को। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर क्या हुआ कि इन चीज़ों को फिक्स कर दिया, Q को फिक्स कर दिया, B को फिक्स कर दिया और थीटा को। इन चीज़ों को फिक्स करके फिर हमने वेलोसिटी बढ़ा के देखी। सपोज करो पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर करी हमने 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखा गया कि जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे ही फोर्स क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो यानी इसके भी क्या पाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर तीसरा ये था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या था, Q, V और थीटा को कांस्टेंट किया, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, सपोज करो पहले मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला था, 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे वैसे ही फोर्स क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो तीसरा फैक्टर ये हो गया बेटा। ठीक है, अब फोर्थ जो फैक्टर है साइन थीटा,
अब यहाँ पर कई बार ये होता है कि कोस थीटा क्यों नहीं आया, तो बेटा ये था कि जो चार्ज पार्टिकल था ये क्या लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली जैसे चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दे के देखी, ठीक है। तो ये देखा गया कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी पाई गई, 0। जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, यानी चार्ज पार्टिकल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तब फोर्स कितनी थी, 0। फिर ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो अपोजिट, थीटा कितना 180 डिग्री था बेटा। उस केस में भी ये पाया गया कि फोर्स कितनी थी, 0। और फिर क्या था, जो वेलोसिटी थी, अब ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा और यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाई गई, कभी वेलोसिटी इधर यहाँ से शुरू करके ऐसे ये वेलोसिटी दी गई वेलोसिटी। तो इस केस में जो फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी, मैक्सिमम, अगर ये 90 डिग्री पर था। तो ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने से तो फोर्स क्या थी, 0। अपोजिट डायरेक्शन में तब भी फोर्स क्या थी, 0। 90 पर फोर्स क्या थी, मैक्सिमम। तो ऐसी वैल्यू तो बेटा साइन थीटा की होती है, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 90 मैक्सिमम, यानी 1 होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रखा गया बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इन चारों फैक्टर को कंबाइन करके ये बना हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, इक्वल का निशान लगा के यहाँ क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। इस केस में क्या थी, k की वैल्यू कितनी, k इज इक्वल टू 1। k कितना था हमारे पास, 1। तो k को जब 1 किया तो यहाँ पर कितना आ गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये बन जाएगा ना, k क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, बराबर का निशान लगाया। फिर इफ़ k इज इक्वल टू 1, k को 1 रख दिया यहाँ पर, जैसा तुमने बायोट सावर्ट्स लॉ में यहाँ पर क्या रखा था, इसको हटा के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आएगा हमारे पास k। तो ये फोर्स है बेटा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, बताया मैंने आपको, क्योंकि एक अलग टाइप का फोर्स है, कूलम्स लॉ से हटके फोर्स है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये होगी बेटा फोर्स की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब फोर्स जो है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की क्या होगी बेटा, डायरेक्शन। ये आपका पहला हो गया, यहाँ तक मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या लिखा था बेटा आपने, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये था हमारे पास फोर्स की वैल्यू, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, वी बी साइन थीटा को, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तुमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ते हैं हम, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी आता है साथ में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ये होता है। तो यही बात यहाँ पर बेटा वी बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, एफ एम क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा की जगह ये जो वी बी साइन थीटा था, वी बी साइन थीटा की जगह हमने ये रख दिया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये फोर्स क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई बेटा फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी है, वी क्रॉस बी की। ये हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तुमने बायोट सावर्ट्स लॉ में भी ये पढ़ा था ना बेटा, बायोट सावर्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। यहाँ क्या लिखते थे, डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर। तो मैंने क्या कहा था, डी बी वैक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप की है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स है बेटा, फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये हम क्लास +1 के अंदर भी पढ़ के आए हैं
क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं बेटा, जैसे अगर मैं ये लिखूं कि मेरा आर वेक्टर है, आर वेक्टर मेरा इक्वल आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, तो मैं क्या कहता हूँ ये आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये लिखते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है बेटा वो दो के किसके परपेंडिकुलर होगी, इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू वी एंड परपेंडिकुलर टू बी, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी जिसके अंदर वी और बी प्रेजेंट हैं। अब इस चीज़ को देखिए बेटा, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की जो आप डायरेक्शन देखते हो कैसे देखते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है रूल फॉर डायरेक्शन। पहला तो वही हो गया भाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या तरीका है, जो अपना राइट हैंड है, राइट हैंड का चारों फिंगर और थंब ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे हम, इस सारे को किसकी डायरेक्शन में कर देंगे, आप ये देखना है क्रॉस में पहले कौन आ रहा है, वी वेक्टर, फर्स्ट वी वेक्टर। तो पॉइंट यूर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एंड कर्ल द फिंगर फ्रॉम वी टू नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर को घुमाइए और थंब को क्या कर दीजिए, स्ट्रेच आउटवर्ड, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। वो जहाँ भी जा रहा है थंब विल यूज द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स की। तो वी क्रॉस बी ऐसे किया, थंब कहाँ जा रहा है बेटा, बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, एंगल देखिए बेटा, इसमें v के साथ कितने का एंगल है, 90 का। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v, और यहाँ से देखिए फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b, फोर्स b के भी क्या है, परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये प्लेन आपका पूरा प्लेन है, इस प्लेन के भी क्या है, ये फोर्स परपेंडिकुलर। तो तीनों चीज़ों के परपेंडिकुलर होगी, v के भी, b के भी, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी जिसके अंदर आपका v वेक्टर और b वेक्टर प्रेजेंट है। तो ये क्या होगी बेटा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए देखिए, एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला रूल तो ये हो गया बेटा बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही है कि आपका जो राइट हैंड है उसको पॉइंट करो, राइट हैंड को इस प्रकार से करके पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वी वेक्टर की तरफ कर दिया मैंने, एंड देन कर्ल द फिंगर फ्रॉम वी वेक्टर टू बी वेक्टर एंड द स्ट्रेच थंब, जो फैल आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी फोर्स की डायरेक्शन। तो थंब जिस डायरेक्शन में है वो फोर्स, तो इसको कहते हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो डायरेक्शन निकालते हैं हम बाई क्रॉस प्रोडक्ट। अब दूसरा देखिए बेटा, बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यहाँ से ये जो फोर्स आई, क्या आई थी बेटा, आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसे आई है, फोर्स आई है डॉट, डॉट का मतलब आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, यहाँ इस प्रकार से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है, आपका जो लेफ्ट हैंड है बेटा उसको किस प्रकार से करिए कि इन दोनों फिंगर्स को छुपा लीजिए आप। अब मैं जो नेम बोल रहा हूँ बेटा, इसको मैं कह रहा हूँ सेंट्रल फिंगर। देखो दो नीचे हैं दो ऊपर, ये सेंट्रल फिंगर, ये फोर्थ फिंगर, F फॉर फील्ड, F फॉर फोर्थ फिंगर, और ये क्या है आपका थंब। स्ट्रेस द सेंट्रल फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कितने का एंगल है, 90, इन दोनों में 90, इसमें और इसमें कितने का, 90। तो ऐसे कर लिया। अब मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे बना रहा हूँ बेटा, देखिए आप अगर ऐसे समझ पाओ ऐसे समझ लो। ये जो नीचे की तरफ है ये दोनों फिंगर मैंने यहाँ छुपा रखी हैं, वो हैं बेटा ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये मेरी सेंट्रल फिंगर होगी, ये फोर्थ फिंगर होगी, ये क्या है मेरा थंब बाहर की तरफ। बट यहाँ पर जो थंब है ना, बोर्ड पे मैं ऐसे नहीं बना सकता, तो मैंने थंब को ऐसे दिखा दिया। समझ में आया आपको। अब देखिए याद करने का तरीका बताता हूँ। क्या था, 4 फिंगर, F फॉर 4 एंड F फॉर आप क्या लिख सकते हो, फील्ड,
फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर फील्ड, C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट। पहला वर्ड उठा दीजिए, C फॉर करंट। करंट क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये देखना चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, वही क्या होगा बेटा? करंट की डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थंब क्या है आपका? किसकी डायरेक्शन देगा थंब? इसको आप याद रखो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा था करंट क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज। और किसका चार्ज का फ्लो लेते थे आप? फ्लो पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखूँ तो क्या होगा? देखिए, वेलोसिटी VB। चलो आपको मैं यहाँ पर अब एक डायरेक्शन के लिए जिसके अंदर हम दोनों रूल अप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का भी अप्लाई करेंगे और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी, वो नोट करवाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। ये हमारे पास फोर्स आ गई मूविंग चार्ज के ऊपर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बेटा, डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली हैं, जिसमें सिर्फ हम डायरेक्शन देखेंगे। तो मैं दोनों से करवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट है बाई क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्रॉस। क्रॉस का मीन क्या होता है? इस प्लेन के अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, और क्यू चार्ज है जो किस तरफ फ्लो कर रहा है? राइट साइड में इस तरफ, V वेलोसिटी के साथ। अब आपको किसकी डायरेक्शन बतानी है बेटा? इस केस में फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फोर्स की, F की डायरेक्शन को बताना है आपको, F। तो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा आपको करवाता हूँ, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन कैसे देते हैं हम? यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, F इज इक्वल टू क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या बताया था आप? अपना जो राइट हैंड है उसको V वेक्टर की तरफ पॉइंट करिए। V वेलोसिटी इधर है, V की तरफ कर दिया। V से फिर उंगलियों को, इनको क्या करना है? जैसे मुट्ठी को आप बंद करते हो, कर्ल द फिंगर फ्रॉम V टू B। अब B कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐसे किया, V वेलोसिटी B, और थंब को बाहर निकाल दो। थंब कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B, थंब ऊपर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? जो फोर्स की डायरेक्शन आई, अगर मैं बात करूं, ये ऊपर की तरफ इस टाइप से, मैग्नेटिक फोर्स F की डायरेक्शन। ठीक है, FM लिख लो या F, ये ऊपर की तरफ। क्लियर है? या मैं कहूँ कि ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर यहाँ लगानी है, यहाँ लगा के बता दो आप, ये F आ गया बेटा, ये F। अब इसी के ऊपर अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था? इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सेंट्रल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वाली, फोर्थ फिंगर और ये थंब पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट, फ्लो पॉजिटिव चार्ज। तो क्यों पॉजिटिव चार्ज है बेटा? ये किस तरफ फ्लो कर रहा है? इधर। तो ये V करंट हो गया ना, फ्लो पॉजिटिव चार्ज, ये करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ये देता है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ फिंगर ये। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। क्लियर है? देखो, करंट मीन फ्लो पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लो पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है। ये फोर्थ फिंगर F और फोर फिंगर F और फील्ड, ये अंदर की तरफ। तो ये कहाँ जा रहा है? थंब ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन। देखिए बेटा, अब सेकंड जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या है? आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है आउटवर्ड, इस प्रकार से, आउट ऑफ प्लेन, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, और जो क्यू चार्ज है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। तो आपको इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए बेटा, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा आपको करवा देता हूँ। क्या करना है आपको? अपना जो राइट हैंड है उसको किसकी तरफ करिए? डायरेक्शन ऑफ V की डायरेक्शन में। V से फिंगर को कर्ल करना है B की तरफ, और थंब को ऐसे सीधा कर देना है आपको। तो थंब V से B की तरफ करूँ, B तो बाहर की तरफ है, ऐसे नहीं करना, उल्टा आपको। अब देखिए, घूमनी इसी सेंस में चाहिए। तो मैंने ये V कर दिया, V से
बी कहाँ है बेटा, आउटवर्ड, ये था ना बी, बाहर की तरफ ऐसे था। तो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, तो ये वी है ब्लैक वाली वेलोसिटी और ये बी। तो वी से बी थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फोर्स। अब इस प्रॉब्लम पर आ जाइए, यहाँ दूसरा भी लगा सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो तो करंट, ये करंट या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, ये एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे होगी, बाहर की तरफ। वेलोसिटी कहाँ है, ये देखो फोर्थ फिंगर, एफ और फील्ड बाहर की तरफ हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन यानी फ्लो इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। फोर्स कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन। अब इस पर आइए थर्ड पर। पहले भाई क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर क्रॉस बी, वी की तरफ से करके बी की तरफ घुमाइए, वी से बी इधर है तो वी यहाँ से अगर देखोगे बेटा ये क्या हो गया, वी से बी, ऐसे करना है, वी से बी। थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर की तरफ और इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो क्रॉस, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से अपोजिट होगी, माइनस साइन है ना दोनों के बीच में। तो पहले वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए, वी से बी की तरफ। तो वी से बी की तरफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वी से बी, वी वेक्टर क्रॉस बी की डायरेक्शन आई अंदर की तरफ, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होगी बेटा डॉट, ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था ना इसलिए जो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन उससे क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो ये हमारे पास थे कुछ प्रॉब्लम्स बेटा, जिसके अंदर हमने दोनों रूल का यूज़ करके, क्रॉस प्रोडक्ट का भी और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फोर्स की। इसको आप नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है या मैक्सिमम हो जाती है। देखिए अभी हमारे पास ये स्पेशल केस हैं जब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से बिहेव करता है। फर्स्ट केस देखिए, हमारे पास कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या रहेगी, 0। तो 3 पॉसिबिलिटी वो रहेंगी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस में फोर्स जो 0 कब होगी, अगर v 0 है, v 0 का मतलब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको आपने अगर रेस्ट पर रख दिया, चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, 0। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर थीटा 0 हो, थीटा 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो उस केस में भी फोर्स जो लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितनी लगेगी हमारे पास, 0। इसका मतलब क्या है थीटा 0 होने का मतलब, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, v इज़ पैरेलल टू b। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब भी जाएंगे, कोई भी डायरेक्शन हो, तो उस केस में जो फोर्स होगी वो 0। तीसरा जो केस बनेगा बेटा 0 का, उसमें क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, यानी एंटी पैरेलल होंगे। कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हो, b इधर है तो v इधर, b ऊपर है तो v इधर। उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो 0 लगेगी। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 180 डिग्री भी हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये 3 वो केस हैं जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है
तो उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यह हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता है कि ये जो फोर्स होगी वो V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू B। देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि V और F जो हैं उनके बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट ds। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यही तो है डिस्प्लेसमेंट, जिधर वेलोसिटी उधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट ds कितना हो जाएगा, 0। कैसे, इसको ओपन करोगे, F ds कोस ऑफ 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। ds किसकी डायरेक्शन में है, ds इज इन डायरेक्शन ऑफ v। d इज इन डायरेक्शन ऑफ v, ये तो पता है आपको, जिधर वेलोसिटी है उधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये 0 हो गया cos 90 की वजह। तो ये मैंने लिख दिया F इज परपेंडिकुलर टू ds, यानी थीटा कितना हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब +1 के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, जितनी भी फोर्स ने जो वर्क डन किया वो किसके इक्वल होता है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन कितना है यहाँ पर, 0। यहाँ देखा हमने वर्क डन क्या है, 0। अब वर्क डन अगर 0 है तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। W इज इक्वल टू 0 मीन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। 0 होने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या कहूँगा, फाइनल हाफ mv² इनिशियल और हाफ mv² फाइनल, ये इक्वल होगी। तो इक्वल होने का मतलब क्या है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो स्पीड आएगी, स्पीड क्या आएगी बेटा, कॉन्स्टेंट। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी स्पीड कभी भी जो है चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने आपको इनिशियली ये बताया था कि ये कोई वायर है जिसमें से क्या पास कर रहा है, करंट, और यहाँ पर अगर आपका कोई क्यू चार्ज है, उसको तुमने इधर वेलोसिटी दी तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इधर डिफ्लेक्ट होगा, बट उसकी जो स्पीड है क्या है बेटा, स्पीड क्या रहेगी, स्पीड हमेशा रहेगी उसकी कांस्टेंट। बट डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। ध्यान रहे, स्पीड कांस्टेंट रहती है और जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज। किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा इसका। तो कई बार बच्चों को यूँ लगता है कि फोर्स लगने के कारण हो सकता है उसकी स्पीड भी क्या होगी, वो चेंज। ऐसा नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये केस उसी प्रकार से है जैसे तुमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ध्यान है, उसमें फोर्स कहाँ लगती थी, हमेशा सेंटर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो हमेशा क्या होता था, परपेंडिकुलर। तो हम क्या कहते थे, स्पीड कांस्टेंट रहती थी, स्पीड क्या थी, हमेशा कांस्टेंट, बट वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज। कारण क्या था, ड्यू टू डायरेक्शन। तो इसको नोट कीजिए आप।